नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 23 सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी चूज करिए। ठीक है, तो हमारा देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है कि द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट एंड मेड अ मिस्टिक साइन एबव इट। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स में ठीक है। अंडरनीथ ऑफ जो लिखा है यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस बना रहा है। अंडरनीथ अगर अपने आप में एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन के तरीके यूज़ हो रहा है तो उसमें ऑफ का यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ अंडरनीथ का ही यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो हमारा बी है इसमें एरर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो देखते हैं, सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें है कि द फोन दैट माई फादर बॉट इज़ डिफरेंट दैन योर। ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट एरर है, यहाँ पे होगा योर्स। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअली यहाँ पे योर्स का मतलब है योर फोन। ठीक है, योर फोन। तो हमारा जैसे जो सेंटेंस पूरा होगा क्या होगा कि द फोन दैट माई फादर बॉट इज़ डिफरेंट दैन योर फोन। ठीक है, 2 लोगों के मोबाइल के बीच में तुलना हो रही है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसमें भी आपको एरर फाइंड करना है। तो हमारा सेंटेंस है कि एज सून एज आई रीच माई ऑफिस आई विल मेल यू द फाइल्स। है ना, जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा वैसे ही मैं आपको जो भी फाइल्स हैं वो मेल करूंगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हम वो चूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो आपका जो सेंटेंस है कि बिकॉज शी हैड अ ब्लैंक स्पेस फिर डिमीनर शी वॉज अ डिज़ायरेबल फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा फिल होगा इन दिए हुए ऑप्शंस में प्लीजेंट जो दिया हुआ है ना, प्लीजेंट डिमीनर, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लीजेंट का मतलब हमारा जैसे होता है सुखद। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और डिमीनर का मतलब होता है आचरण। ठीक है, या व्यवहार कह लीजिए। तो वही सेंटेंस का मीनिंग हो गया बिकॉज शी हैड अ प्लीजेंट डिमीनर शी वॉज अ डिज़ायरेबल फ्रेंड। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न में भी आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है। तो देखिए क्या है कि इफ़ योर चाइल्ड हैज़ नॉट मेट द ब्लैंक स्पेस वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस का जो हमारा मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर उसने जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट कैसी हैं, तो कुछ कंपलसरी होंगी ना, तभी तो उसको अटेंड नहीं करने दिया जाएगा स्कूल अगर उसने वो नहीं किया। तो कंपलसरी अगर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इफ़ योर चाइल्ड हैज़ नॉट मेट द कंपलसरी वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड पब्लिक स्कूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें आपको स्टाइमी वर्ड का बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब कि उसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो देखिए स्टाइमी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हमारा एग्जैक्टली सिनोनिम है वो हो जाएगा इम्पीड। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही शब्द का मतलब होता है कि जैसे कोई गतिरोध है ना, ऑब्स्टिकल, गतिरोध, ये देखा आपने, इम्पीड और स्टाइमी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भी आपको इसका बताना है सिनोनिम सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स मतलब समथिंग विच इज़ एड ऑन, एडिशन। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है वर्ड सपल का। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा दिए हुए ऑप्शंस में से वो हो जाएगा हमारा रिजिड। ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट। और सपल का मीनिंग हो गया कोमल। ठीक है, समथिंग विच इज़ वेरी सॉफ्ट, और रिजिड का मतलब हो गया हार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको ईडियम दे रखा है, उसका मीनिंग बताना है। तो ईडियम हमारा है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक, तो इसका दिए हुए ऑप्शंस में से जो सबसे सूटेबल है लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसमें भी ईडियम का मीनिंग बताना है आपको। तो ईडियम हमारा है कॉल इट अ डे। तो इसका मतलब होता है कि टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब कोई भी काम पूरा हो गया तो उसको समाप्ति की घोषणा के लिए एज अ कॉल इट अ डे ईडियम यूज़ करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक कोटेड पार्ट है, इसको इंप्रूव करना है। अगर नहीं इंप्रूवमेंट करना है तो नो इंप्रूवमेंट चूज़ करिए। तो अब देखिए क्या है कि वुड यू माइंड टू कैरिंग दिस बैग फॉर मी, तो टू कैरिंग है ना, टू यूज़ नहीं होगा, सिर्फ कैरिंग होगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि वुड यू माइंड कैरिंग दिस बैग फॉर मी, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी आपको कोटेड पार्ट का मीनिंग बताना है। तो इसमें देखिए क्या है कि द चाइल्ड वुड हैव जम्प्ड विथ डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। ठीक है, तो एकदम प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। वो सामने बच्चा है ना जंप कर गया जोकर को सर्कस में देखने पे, तो सिर्फ वुड हैव जम्प्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जम्प्ड यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको सीक्वेंस चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, QRP। ठीक है, इसके हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकल के आएगा। अगला प्रश्न है कि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो चूज़ करना है। ठीक, तो देखिए प्रेसिडेंट जो वर्ड होता है हमारा एक, उसको अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया, तो जो एग्जैक्ट सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होता है। और प्रेसिडेंट जो ये वर्ड हमारा प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है कि जैसे पूर्व में कोई घटना ऐसी हुई हो जिसको हम आने वाले टाइम में वैसे ही कुछ घटना होने का एक्सपेक्ट करें और वो पुरानी वाली घटना को एज अ एग्जाम्पल देखें, है ना। तो किसी भी चीज़ का ऐसे समझ लीजिए कि कोई पुराना घटा हुआ एग्जाम्पल जो हो आने वाली घटनाओं के लिए उसको माना जाना, वो होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में भी आपको स्पेलिंग जो करेक्ट है वो चूज़ करनी है। तो देखिए क्या है वर्ड कास्टिगेटेड, तो इसमें जो सही रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से लिखा है, तो ऑप्शन सी में जो है ये करेक्ट है, कास्टिगेटेड। और इसका मतलब होता है कि किसी का मतलब आलोचना करना। ठीक है, तो जैसे एज ए सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसको कि समवन वॉज या फिर ही वॉज कास्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसी की आलोचना करना, उसको फटकार लगाना, है ना, इस तरीके से हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रीजनिंग का प्रश्न है कि जिस प्रकार प्लेन को पायलट लिखा गया है उसी प्रकार शिप के लिए क्या लिखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि प्लेन का जो होता है उसको जो ड्राइव करता है वो पायलट होता है, तो सिमिलरली जो शिप होती है ना पानी में जो चलती है तो उसके कैप्टन होते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पे और चूज़ करना है। तो इसमें देखते हैं पहले कि पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए जैसे पहला वर्ड है IKM, तो I में +2 हुआ तो K हो गया, फिर K में +2 हुआ तो M हो गया ना। फिर Q में OQS में भी यही हो रहा है, OQS। पर यहाँ जैसे जो हमारा सी ऑप्शन है GEC, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि G में -2 हो रहा है तभी हो रहा है, E में -2 हो रहा है, फिर हो रहा है आपका C, और UWY में भी ऐसे ऊपर के दोनों के तरीके पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो ये C ऑप्शन है दिस इज ऑड। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या फिल किया जाएगा, ये हमको देखना है। तो देखिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 3.5 से देखना शुरू करें, तो 3.5 में मान लीजिए हम क्या ऐड कर दें 2.5। ठीक, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब 6 में भी हमने 2.5 ऐड करा तो ये 8.5 हो गया। तो सिमिलरली ये शुरू से भी यही हो रहा है, 1 में 2.5 ऐड हुआ तो 3.5 हुआ था। तो -4 में भी हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर आएगा, तो इसमें भी हम ऐड करेंगे 2.5। ठीक है, तो -4 और इधर 2.5 जो हमने ऐड किया तो ये माइनस में ही आएगा 1.5। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर्स आर 10% एंड 20% लेसर दैन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, बाई हाउ मच % इज द सेकेंड नंबर शुड बी इनहैंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ नीचे है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है। तो इसको यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए तीसरा नंबर जो है थर्ड नंबर वो हमारा 100 है। ठीक, अब पहली संख्या क्या है 10% इससे कम है, तो 100 का 10% 10 कम होगा, 10% होता है तो ये 90 हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट संख्या है वो हो गई 90। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या है कि 20% कम है, तो 100 का 20% कम मतलब 20 कम, तो 80 आ गया। तो हमारा सेकंड नंबर जो है वो हो गया 80। अब आपसे कह रहे हैं कि जो हमें निकालना चूंकि क्या है कि पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है। तो पहली संख्या 90, दूसरा है 80, तो अब परसेंटेज हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, देखिए 90 - 80, ठीक, डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए हमने दूसरी संख्या को अगर 12.5% से बढ़ाया तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 90। ठीक है, तो ऑप्शन ये कहाँ दिया हुआ है 12.5% सी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अब यहाँ पे क्या है कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए नीचे का ऑप्शन छुप रहा है डी, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, मान लीजिए ये ऑप्शन आपका डी है 9। अब हम प्रश्न को एक बार सॉल्व करते हैं। तो कहा जा रहा है आपसे कि ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, ठीक। तो ए ने किया 36 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बी जो अपना है वो 12 दिनों में कर रहा है। तो अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वह कितने दिनों में उस काम को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखिए 36 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये 36 आ गया, तो अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ए की एफिशिएंसी आएगी कितनी 1 और बी की आ जाएगी 3। तो अब आपसे निकालना है कि एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में सक्षम होंगे। तो टोटल हमारा जो वर्क है वो 36 यूनिट है, ठीक। तो 36 काम करेंगे दोनों मिलके, तो मतलब ये 3 + 1 टोटल 4 एफिशिएंसी से करेंगे, है ना। तो कितने दिनों में कर लेंगे, तो ये 9 बार में कट गया, 9 दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये वाला, है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। ये देखा आपने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे है कि कहावत जो दी हुई है इसका सही अर्थ बताना है आपको। तो कहावत है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो यहाँ चाम का अर्थ है चमड़ा, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि चूहे के चाम से, तो मतलब एक तो पहली बात चूहा बहुत छोटा होता है और जो नगाड़ा होता है ऐसे ढोल वगैरह काफ़ी बड़ा होता है, तो उसका चमड़ा इतना होता है नहीं कि उससे नगाड़े मढ़े जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न ऑप्शंस में क्या होगा कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसका जो शुद्ध रूप है, तो शुद्ध रूप कब पूरा होता है जब उस किसी भी भाषा का व्याकरण जो है वो सही हो, ठीक है। लिपि, लिखित भाषा, ये सब तो लिखने की बातें हैं कि लिख तो आप किसी भी तरीके से, पर उसका जो शाब्दिक अर्थ है या उसका जो सही फॉर्म है वो जब ग्रामर या फिर व्याकरण सही होगा तब निकल के आएगा। अगला प्रश्न है कि दशानन शब्द जो है इसके लिए उपयुक्त जो है आपको छांटना है समास, ठीक। तो क्या हो रहा है, दशानन का होगा आपका बहुव्रीहि, है ना। किसी भी चीज़ की जहाँ पे बारंबारता होती है, जिस चीज़ से ऐसा प्रतीत होता है वो बहुव्रीहि समास है। तो दशानन का मतलब रावण के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऐसे 10 सिर होते हैं, तो उस हिसाब से यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे तद्भव शब्द आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखिए कान शब्द जो है वही हमारा तद्भव है, ठीक है। ऑप्शन ए। नासिका, परीक्षण, कटक, ये सब तत्सम शब्द हैं, तद्भव कान हो गया। 25 नंबर प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए अब बच्चे को फल खिलाने की बात हो रही है, तो जो ग्रामर के हिसाब से सही सेंटेंस फॉर्म होगा वो ऑप्शन जो सी है कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के सेंस में वॉर्म का पूरा रूप होता है राइट वंस रीड मेनी, है ना। दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो राइट वंस रीड मेमोरी वॉर्म का फुल फॉर्म है। 27 नंबर प्रश्न में क्या है कि सी इज़ अ ब्लैंक स्पेस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे पहले बताया आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, फिर कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर्स में मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपने कुछ लिखा और फिर एक लाइन को ऐसे मिटा दिया, जैसे मैंने अभी ये लाइन मिटा दी, ठीक। तो अब इसको वापस लाने के लिए आप Ctrl+Y, है ना, ये करेंगे तो हमारा जो ये अगली लाइन है ऐसे फिर से वापस आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। Z से क्या होता है, देखिए इतने सारे लोगों ने चुना है, गलत है। इससे अंडू होता है, ठीक है। फिर है बाकी के शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+E में जैसे कोई भी चीज़ सेंटर में आ जाती है, ठीक है। ये देखा आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन मतलब मॉडिफायर की है, ठीक है। तो जो आपका कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट है ना, मॉडिफायर का सेंस यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए लेटर आप जैसे टाइप करते हैं तो ए स्मॉल आप टाइप करते हैं, कंट्रोल के साथ टाइप करते हैं तो है ना, तो उसका कुछ कमांड हो जाता है, ठीक है। ऐसे फिर शिफ्ट के साथ अगर यूज़ करते हैं तो वो चीज़ कैपिटल हो जाती है। ऑल्ट के साथ कोई की यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन दूसरा हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो तीनों कीज़ हैं किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर रही है ना, किसी भी की अगली की को, तो ये जो तीन के तीनों हैं दीज आर मॉडिफायर कीज़। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो बग का जो शब्दावली में क्या अभिप्राय है, तो बग चूँकि जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनते हैं, है ना, जैसे अभी पीछे सी लैंग्वेज के बारे में आपने अभी क्वेश्चन देखा, तो जैसे सी लैंग्वेज यूज़ करिए या जावा यूज़ कर लीजिए, तो इसको यूज़ करके जो हम एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको ही बग बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग में ऐसा प्रॉब्लम है या फिर कोई और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, तो दोज आर कंसिडर्ड एज बग।
अगला प्रश्न है कि इन इंडिया द रिफॉर्म पॉलिसीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो जो जैसे आपने सुना ही होगा कि एलपीजी रिफॉर्म जैसे हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये सब की शुरुआत जो हुई सबसे प्रथम किस वर्ष में हुई, तो ये हुआ आपका 1991 में, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे उसका इंग्लिश फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे इसका हिंदी भी होगा, आप देख लीजिएगा। तो पूछ रहे हैं आपसे कि एक ब्लैंक स्पेस है, फिर उसका मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ नीचे हिंदी में है कि अब जैसे राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित के संबंधित कोई मामला हो जिसमें संविधान की व्याख्या करनी हो, तो उसकी सलाह लेने के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास वो मामला भेज सकते हैं। तो ये कौन सा जो न्यायिक क्षेत्र है उसके अंदर ये चीज़ आती है, तो ये आता है आपका सलाहकार न्यायिक क्षेत्र जो है, मतलब आपका जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक, ये होता है। तो जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ को रेफ़र करते हैं। और ये जो प्रावधान दिया है संविधान के आर्टिकल 143 में दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखा आपने। चलिए अगला प्रश्न है कि द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड, ठीक है। तो जैसे एक तो लैंड वाली जो क्रस्ट है ना, लिथोस्फीयर जैसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो हमारा बाकी का अर्थ का पूरा भाग, जैसे मैक्सिमम लगभग 3, मतलब ऐसे समझिए 70% से ज़्यादा का जो हिस्सा है हमारा वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी क्या है, बेसिकली ओशन है, उसमें पानी है, ठीक है। तो उसके ओशन के नीचे जो हमारी लेयर है ना, जैसे जो ऊपर क्रस्ट है, तो वैसे ओशनिक क्रस्ट जो है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बेसिकली बनी है, तो पहला तो सिलिका है, दूसरा है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। तो जैसे मान लीजिए एक ये सड़क है, ठीक है, ऐसे सड़क है, ठीक। अब उसमें मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे मोटरसाइकिल आ रही है। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसका जो मोशन है चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। तो इस गति को हम कैसी गति बोलेंगे, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन डी जो होगा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो ऊष्मीय मान है उसको प्रदर्शित करते हैं किलो जूल पर केजी से, ठीक है। ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है कि इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर, ठीक है। तो जैसे किसी भी मान लीजिए कोई एक बाजार है, ठीक है, बाजार व्यवस्था है, तो उसमें एक ही किसी उद्योग पर एक ही विक्रेता, मतलब उसका बेचने वाला कोई एक ही आदमी है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। तो जैसे अभी आजकल भारत में एजुकेशन सेक्टर पे भी ऐसे कुछ एक मोनोपोली वाले लोग आ गए हैं, है ना, उनको लगता है कि सब कुछ उनके अंडर में ही आ जाए और सब कुछ पे राज वो ही करें। तो लगभग ये वही स्थिति है, तो इसको मोनोपोली बोलते हैं कि बेचने वाला एक है, खरीदार बहुत सारे हैं, है ना, ये हो गया। अगला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उनके जो दरबारी कवि थे बाड़ा भट्ट थे, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो जो आखिरी गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो ये जो थे ये गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन जो बी है। और थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, गुरु तेग बहादुर जो थे मैंने अभी गलत बताया आपको, ये 9th गुरु थे, ठीक है। 10वें जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। और तो जो 8वें थे ये गुरु हरकिशन थे, ये इनके उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो ये देखा आपने। और ये पैदा हुए थे 1621 में और इनकी मौत जो हुई है ना, तो औरंगजेब ने इनको ऑर्डर्स दे के ऐसे दिल्ली में एग्जीक्यूट करवा दिया था, ताकि रीज़न उसका ये था कि इन्होंने कुछ ऐसे रिलीजियस जो चीज़ें थी उसको अपोज करा था। तो औरंगजेब के ऑर्डर पे 1675 में इनको एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में। तो ऑप्शन यहाँ इस प्रश्न के लिए फिलहाल ऑप्शन जो बी है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 49th पैरेलल इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज़, ठीक है। तो जैसे भारत के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 9 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल ऐसे होता है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे यहाँ पे 49th जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है, तो ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक, ये देखा आपने। तो बेसिकली जो ऐसे लैटिट्यूड वाला सेक्शन होता है ना, लैटिट्यूड्स होते हैं, उसी के सेंस में इन लाइन्स को ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो 49 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये यूएसए और कनाडा के बीच में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सिनेमन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो जो दालचीनी होती है ना, मसाले जो आप सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो ऐसे एक ट्री होता है, तो ऐसे जो मान लीजिए उसका तना है,
ठीक है, ऐसा लंबा सा। तो इसकी जो ये छाल होती है ना बगल में, बार्क, इससे मिलती है दालचीनी। और उसको आपने अगर देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो छाल के जैसे दिखता भी है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो संघीय सरकार की विशेषता जो है हमारी वही होगी जहाँ पे संघ के साथ साथ राज्य की भी चर्चा हो। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है, अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो संघीय सरकार की विशेषता है। और संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और एकल नागरिकता, ये सब जो हैं वो क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है ना, केंद्रीय सरकार, उसके फीचर्स हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, है ना। तो जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हुआ था 1600 AD में। ठीक है, तो ये नन ऑफ द एबव होगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न के लिए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, है ना। तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है, तो ये देखा आपने, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय विच इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो जैसे जो हमारी ये हिमालय रेंजेस हैं, तो इधर जो ये लास्ट में अराकान योमा की श्रेणियाँ हैं ये म्यांमार में अवस्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। मैप में लोकेट करिएगा एक बार। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पीछे ओशनिक क्रस्ट देखा, तो यहाँ पे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है उसके बारे में बात हो रही है। तो जो सबसे ऊपरी सतह है वो क्या है, कोर। ठीक है, भूपरपटी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये भूपरपटी क्रस्ट है ना, कोर उसके, सॉरी फिर कोर के क्रस्ट के नीचे मैंटल, फिर नीचे सबसे कोर। तो ये क्रम है। तो ये देखा आपने, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि मशान और बीरा किसके प्रकार हैं। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है इंडिया में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, स्थानांतरण खेती प्रणाली। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है शायद 11th वाली में दिया हुआ है, इसका पूरा एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ, आप इसको एक बार देख लें, इसको अच्छे से लर्न कर लें। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट उन्नति हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, तो जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट उन्नति लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है आपका टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशंस ऑफ मेजर पोर्ट्स। ठीक है, तो जो बड़े बंदरगाह हैं उनके इम्प्रूवमेंट, उनके संचालन के लिए एक प्रोजेक्ट उन्नति जो है वो लॉन्च किया गया है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा है हिंदी में कि प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में सुधार के लिए अवसर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति जो है वो भारत सरकार ने शुरू की। अगला प्रश्न देखेंगे कि द नोडल एजेंसी फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो ये मेक इन इंडिया पहल शुरू करी गई थी जब फर्स्ट टाइम ये बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में। ठीक है, तो सितंबर 2014 में ये मेक इन इंडिया पहल शुरुआत करी गई। और ये इसका नोडल एजेंसी आपसे पूछ रहे हैं, तो ये जो दिए हुए मंत्रालय हैं यहाँ पे, इनमें से जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ऑप्शन सी के अंदर, ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब जैसे यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री में, तो ये एमएसएमई में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इज एसोसिएटेड विद। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी संबंधित है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोट, पोटाश और सल्फर, इन सभी से। ठीक है, चूँकि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, तो लगभग ये सारे कंपोनेंट्स हैं फर्टिलाइजर्स के, तो ये सब हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में। तो उसी से संबंधित यह सब्सिडी है ना, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा कब लॉन्च किया गया। तो आपको यहाँ वर्ष पूछ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन आपका सी है 2018 में पीएम आशा स्कीम जो है इसको शुरू किया गया। और इसके अंदर किसानों को दाल, ऑयल सीड्स है ना, ये सब चीज़ों को ऐसे ग्रो करने के लिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ताकि उनको अच्छा मिल सके, तो इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये आपका सितंबर 2018 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये देखा आपने, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए आज के। अगले क्वेश्चन आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय हिंद।